महिलाओं को हमने कहा है 1/3 टिकट देंगे, सिर्फ पहली लिस्ट में नहीं, पूरे में 1/3 सीटें महिलाओं को देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो है ही नहीं, जमीन पे कुछ नहीं कर रहे, सब बैठे इंतजार कर रहे हैं या तो बीजेपी में घुसने का, या अपनी पार्टी में टिकट की सेटिंग होगी, या सामने वाले अपने नेता को टंगड़ी कैसे लड़ा दे, और कुछ नहीं हो रहा। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन 2019 में अभी चुनावी सीजन नहीं खत्म हुआ। वजह है हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव। जब लोकसभा चुनाव रहा तब भी अपनी राय रखते रहे। अब लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों के चुनाव हैं, हम जानना चाहेंगे कि हरियाणा में विशेषकर जहाँ पर आप सक्रिय हैं वहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है, कुछ बदला हुआ है या समूचा विपक्ष हताश और निराश है? हरियाणा में एक मजाक चल रहा है। वो कहते हैं कि साहब हरियाणा में चुनाव के बाद हर कोई राजी खुशी है। क्यों भाई? कि भाई बीजेपी इसलिए राजी कि 10 की 10 मिल गई, बीजेपी के एमएलए इसलिए खुश कि बिना काम किए हुए दोबारा जीतने की गुंजाइश दिख रही है, हर एक को लड्डू दिख रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष इसलिए खुश कि बाप बेटा दोनों हार गए, यानी कि हुड्डा जी और उनके बेटा दोनों हार गए। हुड्डा जी इसलिए खुश कि तंवर भी हार गए और उधर कप्तान भी निपट लिए। दुष्यंत इसलिए खुश कि ऐनक फूट गई, यानी कि लोकदल हार गया। और चाचा इसलिए खुश कि चप्पल टूट गई, यानी कि दुष्यंत का मामला शुरू नहीं हुआ। तो ये राजनीतिक माहौल है हरियाणा का। सब तरफ घालमेल है, सब तरफ एक दूसरे से कुश्ती है। राज्य की स्थिति, राज्य के लोगों का दुख दर्द, राज्य के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सारे राज्य में लाइन लगी हुई है क्या कि साहब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कौन शामिल नहीं हो रहा? जिसको जगह नहीं मिल रही, बाकी सब शामिल हो रहे हैं। विपक्ष के इस तरह के बिखराव के दो मायने हो सकते हैं। एक मायने ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अजेय घोषित कर दी जाए। दूसरे मायने ये भी हो सकते हैं कि एक नए की संभावना, क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ जाए विपक्ष के बिखराव को देखते हुए, या फिर आप स्वराज इंडिया के बैनर के तले जो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, वहाँ पर चुनावी दावा ठोक रहे हैं, उसको लेकर कोई चुनौती खड़ी कर पाएंगे। हम यही कहते हैं, हरियाणा का दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ निकम्मी सरकार और महानिकम्मा विपक्ष। अब लोग इसमें निकम्मे और महानिकम्मे में चुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। नहीं साहब थोड़ा सा तो बेहतर है, देखो जी इसने कम से कम लूट तो ना की, ये कम से कम लोगों के घर की चाबी तो नहीं ले जाते। ऐसी बातें हरियाणा में होती हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक विकल्प की, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई कुछ मेरे पास चुनने लायक तो है, चुनाव है, चुनने लायक तो कुछ होना चाहिए ना। स्वराज इंडिया की तरफ से हमने संकल्प ठाना है कि हम हरियाणा की जनता के सामने एक विकल्प पेश करेंगे। खाली विपक्ष नहीं, प्रतिपक्ष, खाली विरोध नहीं, विकल्प। 5 साल में एक बार नहीं, 5 साल तक लगातार नई दृष्टि, नए मुद्दे और नए तरह के उम्मीदवार लेके स्वराज इंडिया उतर रही है। ये चीज़ें क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना खूबसूरत होगा कि हर समय संघर्ष करने वाले लोग मिलें, लेकिन तमाम राजनीतिक दल दावा करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर उम्मीदें बांधते हैं। नई पार्टियों का गठन होता है, उनसे बड़ी उम्मीदें। मसलन दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद हरियाणा का चुनाव अब आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आप एक नई उम्मीद बनकर जाएंगे। उस पर दो बातें हो जाएंगी। एक, सैद्धांतिक रूप से कि सरकार के खिलाफ कोई विपक्ष की तरह बनकर लड़ नहीं रहा है, वो हम लड़ेंगे। दूसरा, क्या कुछ प्रायोगिक चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़मीन पर आते हुए आप कुछ समझौते करने, गठबंधन करने के लिए तैयार हैं कुछ पार्टियों से? गठबंधन की कोई जरूरत, सब गठबंधन हो गए, सब देख लिए लोगों ने, कुछ नहीं निकला। महागठबंधन का महापतन हुआ। तो इस बार दलों के गठबंधन की जरूरत नहीं है। जमीन पे जो संघर्ष चल रहे हैं ना, उनके गठबंधन की जरूरत है। किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, दलित लड़ रहा है, नागरिक लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, शिक्षा पे लड़ रहे हैं। उन लोगों का गठबंधन स्वराज इंडिया करेगी। पार्टियों के गठबंधन में अपनी कोई रुचि नहीं है। आपने कहा लोगों को धोखा होता है, सही बात है जी। तो आप आगे की हमारी बातों को मत देखो, हमने पीछे जो किया है वो देख लो। शराब के सवाल पे, शराब के ठेके हरियाणा में जो खुले हैं, उसके सवाल पे सिर्फ और सिर्फ स्वराज इंडिया पिछले 1.5 साल से लड़ रही है। हरियाणा में फसलों का दाम किसान को मिले, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्वराज इंडिया बाजरा और सरसों के सवाल पे पिछले 3 साल से लड़ रही है।
जब डेरा वाले बाबा राम रहीम को पैरोल देने की बात आई, सिर्फ स्वराज इंडिया की हिम्मत थी, उन्होंने कहा मर्डर किए हैं, रेप किया, इस आदमी को पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। बाकी सब पार्टियां तैयार थी, सरकार तैयार थी। आप हमारी आगे की बातें मत देखो, जो हमने पीछे किया है, जो कहा है, जो करके दिखाया है, सिर्फ उसको देखो। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो जो जनता के सवाल उठाने की बात है, उससे एक लोकप्रियता बढ़ती है, लोगों का विश्वास तो बढ़ता है। पिछले 3-4 सालों से 2014 के बाद जो चुनाव हुए, उसमें एक पैटर्न देखने को मिला कि नाराज़गी अलग बात है, लेकिन वोट कहीं न कहीं तथाकथित ताकतवर और सत्ताधारी की ओर चला जाता है। उदाहरण के तौर पर गुजरात का विधानसभा चुनाव देखें, लगभग 90% गुजरात के लोग नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसी मैनेजमेंट अमित शाह का दौर आ जाने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद ये चीज़ें होने लगीं कि लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, माहौल कहीं और दिखता है, वोट कहीं और जाते हैं। तो क्या बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट नहीं है कि विपक्ष तमाम नाराज़गियों को भुनाता तो है, लेकिन वोट में उसे नहीं कन्वर्ट करा पाता? इसमें एक बुनियादी बात रहती है, लोग नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन लोग जब पलट के दूसरे की तरफ देखते हैं तो घबरा के दोबारा बीजेपी की तरफ देखते हैं। लोकसभा चुनाव में यही हुआ। ऐसा नहीं कि लोग मोदी जी से हर तरह से खुश थे, मोदी जी से मोहभंग शुरू भी हुआ था कोई 1 साल पहले, फिर लोगों ने पलट के राहुल गांधी की तरफ देखा, फिर एकदम घबरा के दोबारा मोदी जी की तरफ देखा, भाई इस आदमी में कुछ तो बचा होगा। ये स्थिति कमोबेश पूरे देश में है। समस्या ये है कि लोगों को कोई विकल्प नहीं दिखता। समस्या ये है कि लोगों को ऐसा कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं दिखता। समस्या ये है कि विपक्षी दल ऐसे सवाल उठाते नहीं दिखते जो कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हों। जैसे शराब के ठेकों का सवाल है, हरियाणा के हर गांव में औरतें तंग आई हुई हैं इससे, नाक के ऊपर पानी है, औरतों का बस चले तो आग लगा दें इन सारे ठेकों में। कोई पार्टी बोलती नहीं है, सबको 1 नंबर का और 2 नंबर का पैसा पहुंचता है ऊपर से नीचे तक। तो जब लोगों के मुद्दे उठाएंगे, जमीन के मुद्दे उठाएंगे, तब लोगों को लगता है हाँ भाई इसका तो कुछ करना चाहिए। तो स्वराज इंडिया की तरफ से हम वो मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, ये उठाने के लिए जितना तंत्र और पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं है। मैं इतनी बात कहता हूँ, आज की तारीख में चुनाव जीतने को जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हमारे पास है। अगर कांग्रेस ये दावा करे कि सामने चौटाला जी की पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए हम ही विपक्ष हैं, हम ही विकल्प हैं, ये दावा करके मजबूती से चुनाव में उतरे, तो क्या वहाँ के लोग उन पर विश्वास जताएंगे या फिर नए विकल्पों की ओर? जैसे जेजेपी भी एक नए विकल्प के तौर पर ही बनकर उभरे कि बोले हम नई तरह की राजनीति करेंगे, जो चीज़ें पुराने ढांचे में नहीं हो पा रहे थे वो। अब स्वराज इंडिया जा रही तो जाहिर सी बात है एक नई तरह की राजनीति की उम्मीद की जाएगी। तो दोनों में से किस और लोगों का रुझान रहेगा? कांग्रेस के पास क्या इस बात की लीड नहीं है कि वहाँ पर हम ही रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, अगर आंकड़े देखे जाएं 2019 के भी? आपने कहा कांग्रेस है, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस थी। है कहाँ? हरियाणा में घूम जाओ, आप हरियाणा में पूरा घूम जाओ, 2 दिन मेरे को दिखा दो कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के नेता हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, फोन करके देख रहे हैं बीजेपी में सेटिंग हो सकती है कि नहीं। कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा में पिछले साल भर में कांग्रेस ने क्या किया? लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो है ही नहीं, जमीन पे कुछ नहीं कर रहे, सब बैठे इंतजार कर रहे हैं या तो बीजेपी में घुसने का, या अपनी पार्टी में टिकट की सेटिंग होगी, या सामने वाले अपने नेता को टंगड़ी कैसे लड़ा दे, और कुछ नहीं हो रहा। जो सवाल है मुद्दे जमीन के, वो तो हम जैसे लोग उठा रहे हैं। तो जो है नहीं उनके बारे में क्या बोला जाए? कांग्रेस का तो पहला स्वाभाविक दावा था ही था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी से बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो सबसे पहला नंबर तो कांग्रेस का ही था। कांग्रेस ने जिस मजाक से चुनाव लड़ा लोकसभा का, आप देखो हद से हद हो गई इस बार जिस तरह से इन्होंने लड़ा। तो अब लोगों को लगता है कि भाई क्या इनकी तरफ देखिए, इनकी तो बस का कुछ है नहीं, ये तो आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने बाकी हैं। ऐसे में जब आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं कि एक स्वराज इंडिया के उम्मीदवार नए उम्मीदों के साथ जाएंगे और वहाँ पर उनको लोग वोट देंगे क्योंकि निराश हैं विपक्ष से, लेकिन दावेदारी अभी मीडिया आखिर के क्षणों में बनाती है। वो माहौल बनाएगा कि सत्ता पक्ष कितना मजबूत है या कांग्रेस किस तरह से काम कर रहा है। तो अलग अलग पार्टियों के लिए जो माहौल बनेंगे 2.5-3 महीने, क्या आपको लग रहा है इतने कम वक्त में क्या काम किया जा सकता है? कुछ बदलेगा या फिर लोग वही उम्मीद करें जैसा? जो हरियाणा की सत्ता का माहौल है, जो होड़ लगी हुई है, उससे क्या होगा सीटों में वो आप देख लेंगे, मेरे को उससे ज़्यादा मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज प्रतिपक्ष का जो मैदान है वो बिल्कुल खाली है।
लोग कोई दूसरी आवाज भी देखना चाहते हैं। बीजेपी जीती थी, लोग ये भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी के अलावा भी कोई आवाज होगी कि नहीं होगी। स्वराज इंडिया की तरफ से मैं आपको बहुत ऊंचे दावे करूं, उसका मेरा स्वभाव है ऐसी ऊंची बातें करना, झूठ बात बोलने की आदत नहीं। मैं इतना कहता हूं, जो भी सरकार बनाएगा हमें पता लग जाएगा, लेकिन अगले 5.5 साल तक जनता के मुद्दों को उठाते हुए, जमीन पे संघर्ष करते हुए स्वराज इंडिया आगे बढ़ेगी। ये जो उम्मीदवार शब्द है ना, इसके दो अलग अर्थ होते हैं। एक वो जो कि अपनी उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई मेरे को कुछ मिल जाएगी कुर्सी, दूसरा है जो उम्मीद देता है दूसरों को। स्वराज इंडिया ने जिस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं, ये अपने लिए व्यक्तिगत, ये स्वार्थी नहीं है, ये सारथी है सब लोग, ये समाज को उम्मीद देने वाले लोग हैं। सिर्फ स्वराज इंडिया है जो इस तरह के उम्मीदवार उतार सकती है। हमने अभी तक 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं, एक भी किसी बने हुए राजनीतिक खानदान का नहीं। सब पार्टियां भरी पड़ी हैं, बीजेपी भी खानदान वालों से भरी पड़ी है। एक उम्मीदवार धन्ना सेठ नहीं है, अरबपति जो हरियाणा की कुंडली मार के बैठे हुए हैं हरियाणा की राजनीति पे, उनमें से एक नहीं है। 3 महिलाएं 10 में से, 2 युवा लोग। जनरल सीट पे हमने रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को उतारा है। देखा है पहले कभी आपने ऐसी पार्टी, जाति के समीकरणों को साइड पे रख के कोई है पार्टी जो इस तरह के उम्मीदवार उतार सके, साधारण संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता को उतार सके, किसान आंदोलन के, दलित आंदोलन के, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के संघर्षशील कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। हरियाणा की जनता देखेगी। इसी जवाब से एक सवाल बनता है कि वहाँ पर, क्योंकि तमाम सवाल उठते रहते हैं, खाप पंचायत से लेकर तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो महिलाओं के और दलितों के सवाल बहुत उठते हैं कि वहाँ के महिलाओं के लिए, क्योंकि जब पैट्रियार्क समाज बनता है तो वो दोनों के लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना महिला के लिए उतना ही दलित समाज के लिए। आप कह रहे हैं कि आपने पहली बार जनरल सीट पर एक कैंडिडेट उतारे हैं दलित समाज से, तो क्या वहाँ पर इन चुनौतियों को सामने रखेंगे? आपने प्राथमिकता दी 2 बातों को जो रखा, किसान और नशेबंदी की चीज़ को, उसी तरह से उन्हीं प्राथमिकता की पहली पंक्ति में रखकर इन मुद्दों को चुनाव लड़ा जाएगा? ये बहुत गौर रहेंगे, महिला और खासकर दलित महिला और दलितों के सवाल। हमने बड़ा खुल के ये सब बातें कही। हरियाणा में सारे में 35-1 चल रहा है आजकल, यानी कि जाट वर्सेस नॉन जाट। हमने कहा ये जातिवादी राजनीति को हम साइड में रखेंगे। महिलाओं को हमने कहा है 1/3 टिकट देंगे, सिर्फ पहली लिस्ट में नहीं, पूरे में 1/3 सीटें महिलाओं को देंगे। महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं और मजदूर और दलित समाज पे, दलितों पे जो अत्याचार की घटनाएं हैं उस पे हम आज नहीं, आज से 10 साल पहले से बोल रहे हैं। जब लोग कहते थे राजनीति में नहीं है, तब से बोल रहे हैं। जब भगाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना में आगजनी की घटना हुई, तब से हम लोग इन सवालों पे बोल रहे हैं, आज भी बोले हैं, बोलते रहेंगे। सच्चाई की आवाज़ सामने रखेंगे, किसी एक जाति के प्रति आग्रह नहीं, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं, लेकिन जहाँ न्याय अन्याय का सवाल है वहाँ न्याय के पक्ष में खड़े होंगे। हरियाणा से जुड़ा आखिरी सवाल, क्या केंद्र का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव, जो प्रतिक्रिया आपको कांग्रेस को लेकर आपकी थी कि होना या ना होना मायने ही नहीं रखता, ऐसी कांग्रेस को मर जाना चाहिए, यानी विपक्ष के तौर पर, क्या हरियाणा के लिए भी यही कह रहे हैं? क्योंकि आपने तमाम कमियां बता दी, कमजोरियां बता दी, या फिर एक उम्मीद रहे, उसी बार मैं उसी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते आ रहा हूं कि जहां जहां बीजेपी को थोड़ी बहुत चुनौती मिल भी सकी है वो गठबंधनों से, तो क्या कुछ विपक्षी दलों के साथ आने की बात होगी या एकदम से विपक्ष को नकारा ही मानकर आप लोग चुनाव में जाएंगे? मैंने तब जब कहा था कांग्रेस के बारे में तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट, बार बार स्पष्ट भी किया था, लेकिन क्या होता है लोगों को एक जुमला याद रह जाता है। जो कांग्रेस के बारे में कहा था वो पूरे विपक्ष पे लागू होता है। आज मैं फिर आपको कहता हूं, आप हरियाणा घूम जाओ, मुझे बता दो विपक्ष कर क्या रहा है हरियाणा में? इस सरकार के निकम्मेपन के बारे में विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा? जहां इस तरह की हिंसा हुई हो जिस प्रदेश में, उसके बारे में विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा? सरकार के रिकॉर्ड पे सवाल उठा क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं कि है ही नहीं। सारे विपक्ष के नेता एक दूसरे को टंगड़ी लगाने में व्यस्त हैं। हर एक की ये इच्छा है कि पार्टी जाए डूब, मैं जरा ऊपर हो जाऊं उसके अंदर।
ऐसे में जनता के मुद्दे उठाने में दिलचस्पी और समय ही किसको है? हमारे को ही है थोड़ा सा। तो हम लगे हुए हैं वो सवाल उठाने में। किसान को फसल का पूरा दाम मिले, बेरोजगार जो हैं उनको शिक्षा पूरी करने के बाद 1 साल स्टाइपेंड मिले, ठेके जहाँ पे औरत का है रिहायशी इलाकों में, शहर में, गांव में, वहाँ से ठेके हटाए जाए, मजदूर को न्याय मिले, एक सही समुचित वेतन मिले। इन सवालों को कौन उठा रहा है हरियाणा में? हम उठा रहे हैं। और इन सही सवालों को जब जनता के बीच में ले जाएंगे, हरियाणा की पब्लिक वैसे बड़ी समझदार है, भाषा दूसरी बोलते हैं, लोगों को लगता है बेवकूफ़ हैं, बहुत समझदार लोग हैं और पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हरियाणा की पब्लिक सब जानती है, देखेंगे। और हरियाणा की पब्लिक को भविष्य की चिंता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप फसल जब बेचने जाते हो तो कुछ बीज घर में रख लेते हो ना, अच्छे से चुन चुन के। बस वो स्वराज इंडिया वो बीज है, भविष्य वाला बीज है। कुछ बीज बचा के हरियाणा की जनता रखेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्या आम आदमी पार्टी ने, एक कमेंट है बहुत राजनीतिक होगा, लेकिन क्योंकि 2015 में एक विवाद हुआ, तो क्या 2014 में जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब भी क्या आपकी राय यही थी कि हरियाणा का चुनाव लड़ा जाना चाहिए? क्या उसी बात पर बड़ी असहमति हुई जो आगे चलकर विवाद में बदल गई? क्या 2014 का चुनाव क्या लड़ना चाह रहे थे? क्या 5 साल लेट से आ रहे हैं चुनावी क्षेत्र में? सार्वजनिक थी ये बातें, तो कोई छुपी हुई नहीं थी। हरियाणा का हर कार्यकर्ता उस जमाने में आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना चाहता था। हमारी राय थी कि हमारी जिम्मेवारी है, हम लोकसभा चुनाव लड़ें, उसके बाद भाग लेंगे, जनता क्या कहेगी? हार जीत चलती रहती है, कम से कम आपको मैदान में खड़ा तो रहना चाहिए। और तब जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व था, जिसने नहीं मानी बात, हम पार्टी में थे, हमने कहा ठीक है, आपका नेतृत्व है, आपकी मेजॉरिटी है, हम बात को तो मानना होता है, संगठन के बीच में होते हैं, लेकिन ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये बिल्कुल हरियाणा का कार्यकर्ता टूट गया। और उस दिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हरियाणा में, आज तक नहीं उठ पाया। इस बार साथ लड़ने की अगर बात करें अरविंद केजरीवाल, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका प्रस्ताव है, आप तो गलत आदमी से पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से वो इधर नहीं आ रहे। मेरे को तो पिछला तो पता था कि वो जेल गए थे, अजय चौटाला जी से बात इनकी चल रही थी। तो जो जेल में बंद भ्रष्टाचार के अपराधी से समझौता करे, आप कह रहे हो मैं उससे समझौता करूं? समझ नहीं आ रही मेरे को बात। मैं तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकला हूं, मैं तो उसी रास्ते पे चल रहा हूं। जो फिसल गए, थक गए, चलो कोई बात नहीं, थक गए। वो वैसे वो भी कहते थे कि हरियाणा के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है देने को। पंजाब में होते हैं तो कहते हैं हरियाणा के लिए एक बूंद पानी नहीं है, दिल्ली में होते हैं तो कहते हैं रोजगार नहीं है इन लोगों के लिए। ठीक है भाई, काहे को वोट मांगते हो?